नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प लेकिन काफी संवेदनशील मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे सामने एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री नुमा कहानी है जो बंगाल के राजनीतिक इतिहास, उसके कथित पतन और यहाँ तक कि भविष्य की एक पूरी तस्वीर पेश करती है। तो हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल साफ है, हमें कोई पक्ष नहीं लेना है। हमारा काम सिर्फ ये समझना है कि ये पूरा नैरेटिव, ये पूरी कहानी आखिर रची कैसे गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस आख्यान के अंदर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से इस रोड मैप को देख लेते हैं। यह कहानी मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बटी है। हम बंगाल के इंडस्ट्रियल स्वर्ण युग से शुरू करेंगे, फिर वामपंथी शासन के असर, सिंगूर के उस बड़े टर्निंग पॉइंट, घोटालों के आरोपों, राजनीतिक हिंसा और आखिर में 2026 के लिए लगाए गए एक बड़े राजनीतिक अनुमान तक का सफर तय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, जो बंगाल के उस दौर की बात करता है जिसे उसका इंडस्ट्रियल गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा गया है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी की नींव एक बहुत ही तीखे विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट पर रखी गई है। एक तरफ हमें वो बंगाल दिखाया गया है जो रवींद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद का बंगाल था, जिसे देश का इंडस्ट्रियल क्राउन माना जाता था, और ठीक इसके सामने आज की वो तस्वीर रखी गई है जिसमें कथित तौर पर बेरोजगारी, डर और हिंसा का माहौल है। यह तुलना दर्शकों के दिमाग में एक बहुत गहरा असर छोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई है। इसके बाद कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, यानी वामपंथी शासन का वो लंबा दौर और उसका प्रभाव। यहाँ घटनाओं को समझाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन का सहारा लिया गया है। 1977, जब 34 साल लंबे वामपंथी शासन की शुरुआत हुई, फिर 2011 जब एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ, और फिर सीधा छलांग लगाकर 2026 जहां कहानी एक नए और नाटकीय बदलाव की भविष्यवाणी करती है। ये 3 साल इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के पिलर्स हैं। स्रोत का ये सीधा सीधा दावा है कि राज्य के औद्योगिक पतन की असली शुरुआत वामपंथियों के इन्हीं 34 सालों में हुई थी। तर्क ये दिया गया है कि उस दौर में होने वाली लगातार ट्रेड यूनियन की हड़तालों ने कारखानों पर ताले लगवा दिए और मजबूरन जो निवेशक थे वो अपना पैसा लेकर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरफ भागने लगे। एक तरह से इसे इंडस्ट्री के बाहर जाने के एक बड़े कारण के तौर पर पेश किया गया है। फिर हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, और ये हिस्सा शायद इस पूरे आख्यान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सिंगूर और टाटा नैनो का विवाद। यहाँ पर नैरेटिव बहुत मुखर हो जाता है। दावा ये है कि सिंगूर में जो भारी विरोध प्रदर्शन हुए और जिसकी वजह से टाटा नैनो का प्रोजेक्ट बंगाल से बाहर चला गया, वो सिर्फ एक फैक्ट्री का बंद होना नहीं था। हजारों करोड़ के इस निवेश के वापस जाने से पूरे देश के उद्योगपतियों में एक साफ और स्थायी मैसेज चला गया कि अब इस राज्य में उनका पैसा और उद्योग दोनों सुरक्षित नहीं है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है इस स्रोत के मुताबिक। सिंगूर के बाद ये कहानी 2011 से शुरू हुए टीएमसी युग में प्रवेश करती है, जहां हमारा चौथा भाग शुरू होता है, घोटालों के गंभीर आरोप और राज्य पर बढ़ता कर्ज। यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री का अंदाज थोड़ा बदलता है। लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी जो योजनाएं जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, उन पर सीधे सवाल उठाने के बजाय कहानी एक दूसरा ही सवाल उछालती है। सवाल यह है कि भाई, इन मुफ्त योजनाओं को चलाने के लिए इतना सारा पैसा आखिर आ कहां से रहा है, और यहीं से वित्तीय कुप्रबंधन के दावों की शुरुआत होती है। इस बात को वजन देने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखा गया है, 6 लाख करोड़। स्रोत का आरोप है कि 2011 में जो कर्ज 2 लाख करोड़ के आसपास था, वो मौजूदा सरकार के तहत बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। ये नंबर स्क्रीन पर इसलिए रखा गया है ताकि आर्थिक संकट का जो दावा है वो दर्शकों को सीधे तौर पर महसूस हो। कर्ज के बाद बात सीधे घोटालों पर आ जाती है। इस लिस्ट में शारदा चिटफंड और नारदा स्टिंग जैसे मामलों का तो जिक्र है ही, लेकिन स्रोत का सबसे ज्यादा जोर एसएससी भर्ती घोटाले पर है। कहानी इस बात को बार बार हाईलाइट करती है कि कैसे मेरिट लिस्ट को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, करीबियों की अलमारियों से 50 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद हुआ। ये दृश्य कहानी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इन आरोपों के बाद हम 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे डार्क हिस्सा है, सिस्टमैटिक हिंसा और आरजी कर के विरोध प्रदर्शन। यहाँ स्रोत एक गुंडा राज की तस्वीर गढ़ता है। आरोप यह है कि राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए हिंसा का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया।
2018 के पंचायत चुनावों में नामांकन फॉर्म न भरने देना हो, या फिर 2 मई 2021 को चुनाव के बाद हुई हिंसा, इन सबको एक पैटर्न के रूप में पेश किया गया है, जहां विपक्ष की आवाज को कथित तौर पर खौफ से दबा दिया गया। और फिर जिक्र आता है 2024 की आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस बेहद दुखद घटना का। इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार ये वो ब्रेकिंग पॉइंट था जहां सालों से जमा हुआ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इसे एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह दिखाया गया है, जहां कथित सरकारी लीपापोती के खिलाफ आम लोग अंततः सड़कों पर उतर आए। अब हम आखिरी और सबसे नाटकीय हिस्से में आते हैं, छठा भाग, जहां इतिहास को पीछे छोड़कर 2026 के राजनीतिक भविष्य की एक भविष्यवाणी की गई है। यहाँ 2021 के चुनाव नतीजों को दिखाया गया है। स्रोत टीएमसी की 214 सीटों वाली भारी जीत को खारिज नहीं करता, उसे स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक सीट पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, नंदीग्राम, जहाँ शुभेंदु अधिकारी की जीत को सिर्फ एक विधायक की जीत नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। इसके बाद स्रोत एक पूरी तरह से काल्पनिक लेकिन बहुत ही सुविचारित रोडमैप पेश करता है कि कैसे विपक्ष जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करेगा, कैसे घोटालों और हिंसा के खिलाफ जनता के गुस्से को एक दिशा देगा, और कैसे इनके अनुमान के मुताबिक 4 मई 2026 को इस 15 साल पुराने शासन का अंत हो जाएगा। और इस पूरे आख्यान का क्लाइमैक्स देखिए, ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां 2026 में शुभेंदु अधिकारी जीत के बाद एक बेहद भावुक भाषण दे रहे हैं। ये पंक्ति कि ये जीत मेरी नहीं, उन लोगों की है जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन हार नहीं मानी, ये इस पूरी कहानी को एक तरह के रिडेम्पशन या उद्धार के रूप में स्थापित करती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, ऐतिहासिक घटनाओं और इतने भावुक नैरेटिव्स को मिलाकर जब ऐसी कहानियां बुनी जाती हैं, तो वो हमारे राजनीतिक नज़रिए को कितना ज़्यादा प्रभावित करती हैं। क्या ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज सिर्फ एक नज़रिया पेश करती हैं, या वो सचमुच हमारे भविष्य की उम्मीदों को आकार देने की ताकत रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।